गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। गुड मॉर्निंग कृष्णा, आदित्य, अन्नू, निखिल, अश्विनी, राहुल, पवन, निधि, रोहित, गौरव, श्याम, सुजीता, पवन, वीर, आर्य, दीपिका, प्रिया, आलोक, दिव्या, रत्ना, रोहित, गौरव, श्याम, कृष्णा, विक्रम, निशा, पारुल, मयंक, शिवांगी, कुंदन, कृष्णा। क्या हाल चाल भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। राधे राधे, राधे राधे भाई आप सभी को। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू भाई। क्या हाल चाल आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास। कल का लेक्चर, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, कल का लेक्चर नहीं हो पाया था। मेरी तबीयत एकदम खराब हो गई थी अचानक से। मतलब तबीयत खराब इन द सेंस कि मेरे पैरों की नसें एकदम मतलब खिंच गई थी, पता नहीं क्या हुआ था। तो फिर मैं मतलब चल भी नहीं पा रहा था, वॉक भी नहीं कर पा रहा था। तो इस रीजन से आपकी क्लास ऑफ करी, फिर फिजियोथेरेपिस्ट को बुलाया गया, उसने थोड़ा बहुत ठीक ठाक किया। तब जैसे तैसे मैंने कल की सारी क्लासेस ली। ठीक है, हाँ अब थोड़ा सा बेटर है, बट नॉट गुड, मतलब नॉट परफेक्ट, थोड़ा बस बेटर फील कर रहे हैं। हाँ, अचानक से वो एक्चुअली था क्या कि संडे को, है ना, संडे को विदाउट स्ट्रेचिंग, है ना, थोड़ी सी बॉलिंग प्रैक्टिस कर ली। बॉलिंग प्रैक्टिस जो मशीन की बॉल होती है ना, उससे, क्रिकेट की। ठीक है, आजकल आईपीएल चल रहा है तो थोड़ा सा हमारे अंदर भी जोश आ गया। हमने कहा लाओ हम भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो बॉलिंग मशीन पे थोड़ा सा ना बॉल की प्रैक्टिस कर ली बिना स्ट्रेच किए बॉडी को। तो वही फिर दूसरे दिन, और वो भी काफी मतलब 6 साल 6 महीने से, है ना, कोई भी बैट को मैंने हाथ नहीं लगाया था। तो अचानक से वो जो प्रैक्टिस करी ना, उसके चक्कर में, है ना, सारे शरीर की नसें गड़बड़ा गई। चलिए, तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, आज देखो लास्ट क्लास में हमने मशीन इनपुट चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। और मशीन इनपुट, है ना, फ्राइडे जो क्लास हुई थी उसमें हमने मशीन इनपुट की संपूर्ण सेवा समाप्त कर दी थी, है ना। संपूर्ण सेवा हमने समाप्त कर दी थी मशीन इनपुट की, विशाल सोमकर। और आज हम एक ऐसा नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जो कि बहुत ही इजी है और बहुत भी टफ भी है। मतलब इजी और टफ दोनों है। इजी इजी उन बच्चों के लिए है जो पेशेंस रखते हैं, टफ उन बच्चों के लिए है जिनके पास बिल्कुल भी पेशेंस नहीं है। ये जो डिसीजन मेकिंग टॉपिक है ना, ये जो डिसीजन मेकिंग टॉपिक है, ये बहुत आसान होता है, निर्णय लेना। आपने देखा होगा, है ना, यूपी पुलिस कांस्टेबल में बच्चों की हवाइयां उड़ गई थी, डिसीजन मेकिंग का क्वेश्चन बना नहीं पाए थे। यूपी पुलिस कांस्टेबल में जो डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चन आए थे, वो बहुत ही वाहियात क्वेश्चन थे, है ना। हम तो यही कहेंगे वाहियात क्वेश्चन थे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस का कोई लेना देना नहीं होता है, इतने बड़े बड़े। हालांकि डिसीजन मेकिंग में क्या होता है ना, एक हमें इंफॉर्मेशन दी जाती है और उस इंफॉर्मेशन को हमें पढ़ना होता है, और वो इंफॉर्मेशन पढ़ने के लिए ना हमारे अंदर पेशेंस होना चाहिए। वो बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन होती है। इतना बड़ा क्वेश्चन तो ना आपने सीटिंग अरेंजमेंट में देखा होगा, ना ही आपने पजल में देखा होगा, मतलब कहीं नहीं देखा होगा। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है डिसीजन मेकिंग का। जो इन्फॉर्मेशन हमें पढ़ने के लिए देते हैं ना, कम से कम 6-7 पॉइंट्स होते हैं, वो 6-7 पॉइंट्स हमें पढ़ने होते हैं। तब जाके उस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। एक इंफॉर्मेशन दी जाएगी, उससे रिलेटेड 5 क्वेश्चन हमें बनाने हैं। अच्छा, जो इन्फॉर्मेशन पता है क्या होती है? इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं होता। जैसे मान लो कोई फॉर्म निकला हुआ है, जैसे एसएससी सीजीएल के फॉर्म निकले हैं, है ना। एसएससी सीजीएल के फॉर्म निकले हुए हैं। बेटा स्टैक अरेंजमेंट में तो ट्रिक की जरूरत नहीं है। स्टैक अरेंजमेंट तो बहुत आसान है, बहुत आसान। उसमें तो ट्रिक व्रिक मतलब सीधी सीधी ट्रिक है उसमें तो, समझ रहे हो। स्टैक में तो ऑटो फिल होना ही नहीं है, तो डायरेक्ट ट्रिक अप्लाई होती है स्टैक अरेंजमेंट में। जैसे मान लो एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है, ये मान लो आपको स्टैक अरेंजमेंट से बनाना है। ये क्वेश्चन मान लो आपको स्टैक अरेंजमेंट से बनाना है, और हर बार बड़ा नंबर आगे ले जाना है ना। हर बार बड़ा नंबर आगे ले जाना है। जैसे पहले स्टेप में 50 ले जाना, फिर 10 20 40 30। फिर दूसरा जो चरण बनेगा उसमें आगे ले जाना 40 50, फिर 10 20 30। ये स्टैक अरेंजमेंट है ना। फिर तीसरे स्टेप में क्या करना, 30 को रख देना, 30 40 50 10 20। फिर चौथे स्टेप में क्या करना है, चौथे स्टेप में 20 को आगे रख देना, 20 30 40 50 10। और जो पांचवा स्टेप है उसमें क्या करना, 10 को सबसे आगे रख देना है, 10 20 30 40 50। तो हमने क्या करना है, हर बार बड़ा नंबर उठा के आगे पहुंचाना है। तो बेटा स्टैक अरेंजमेंट में देखो, अब इसमें डायरेक्ट ट्रिक कैसे अप्लाई होगी, 10 20 40 30 50। अगर मान लो इस क्वेश्चन को डायरेक्ट नंबरिंग से सॉल्व करना तो बहुत आसान है। पता है क्यों? क्योंकि क्योंकि
क्योंकि इसमें ऑटोफिल ही नहीं है। ऑटोफिल ही नहीं है, सबसे पहले 50 को आगे ले जाओ पहले स्टेप में, दूसरे में 40 को, तीसरे में 30 को, चौथे में 20 को, पांचवे में 10 को, खत्म कहानी, बन गया। तो फाइनल अरेंजमेंट क्या होगा हमारा? फाइनल अरेंजमेंट होगा 5 4 3 2 1, ये हमारा लास्ट अरेंजमेंट होगी, ये हमारा लास्ट स्टेप होगा। तो स्टैक अरेंजमेंट तो बहुत इजी है, मतलब ये सबसे इजी है, लेकिन स्टैक अरेंजमेंट इसलिए कम पूछते हैं क्योंकि सबसे आसान है। डिसीजन मेकिंग को हिंदी में कहते हैं निर्णय लेना, निर्णय लेने की क्षमता, निर्णय लेना या निर्णय लेने की क्षमता, डिसीजन मेकिंग। देखो डिसीजन मेकिंग में क्या है, जैसे मान लो आप कोई फॉर्म फिल करते हो, है ना, आप कोई फॉर्म फिल करते हो, तो फॉर्म फिल जब करते हो तो सबसे पहले आप क्या पढ़ते हो? फॉर्म फिल करने से पहले आप क्या पढ़ते हो? जैसे एसएससी सीजीएल के फॉर्म निकले हुए हैं मान लो, तो जब आप फॉर्म भरोगे तो सबसे पहले आप क्या चीज चेक करोगे, ये बताओ, जल्दी से बताओ। जब आप फॉर्म भरोगे तो क्या चेक करोगे? हाँ जी। जब आप फॉर्म भरोगे तो सबसे पहले क्या चेक करोगे? सर जब भी हम कोई फॉर्म भरेंगे तो सबसे पहले हम चेक करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंग ही तो हम फॉर्म भरेंगे। हम चेक करेंगे कि भैया जो हम फॉर्म भर रहे हैं उसमें एज कितनी है, हम चेक करेंगे उसकी क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए। हम चेक करेंगे एज, क्वालिफिकेशन। मान लो हम किसी पर्टिकुलर प्राइवेट कंपनी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो प्राइवेट कंपनी में और क्या क्या चीज होती है, और होता है एक्सपीरियंस होता है। प्राइवेट कंपनी में क्या होता है, एक्सपीरियंस भी मांग लेते हैं, क्वालिफिकेशन क्या है तुम्हारी, एज क्या है, और क्वालिफिकेशन के साथ साथ वो आपकी परसेंटेज मांग लेते हैं। जैसे 10th क्लास में कितनी परसेंटेज है आपकी, 10th क्लास में कितनी परसेंटेज है, 12th क्लास में कितनी परसेंटेज है ना, और ग्रेजुएशन में आपकी कितनी परसेंटेज है, ग्रेजुएशन में आपकी कितनी परसेंटेज है, और पोस्ट ग्रेजुएशन की है कि नहीं की है ना। पोस्ट ग्रेजुएशन का भी क्राइटेरिया होता है जब हम किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, है ना, जब हम किसी जॉब के लिए किसी कंपनी में अप्लाई करते हैं तो क्या क्या क्राइटेरिया हो सकते हैं, एज, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, 10th क्लास, 12th क्लास, ग्रेजुएशन की कितनी परसेंटेज है, पीजी में कितने परसेंटेज है, जो रिटन एग्जाम हो रहा है, जो रिटन एग्जाम हो रहा है उसमें कितने परसेंटेज है, हमारे रिटन एग्जाम में कितने परसेंटेज है, जो मॉक इंटरव्यू है, जो हमारा इंटरव्यू है पर्सनल इंटरव्यू पीआई, उस पर्सनल इंटरव्यू में हमारे कितने परसेंटेज है। तो ये कुछ क्राइटेरिया होते हैं जब हम जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। भाई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है जब हम किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, यही सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होते हैं। और एक होता है बॉन्ड, कभी कभी कुछ प्राइवेट कंपनीज ना बॉन्ड साइन करवा लेती हैं, 50,000 का बॉन्ड या 1 लाख का बॉन्ड या 2 लाख का बॉन्ड। अच्छा, इसके अलावा ना कुछ हमारे पास सब कंडीशंस होती हैं, कुछ सब कंडीशंस होती हैं। सब कंडीशंस का मतलब क्या है, कुछ सब कंडीशंस का मतलब क्या है, जैसे मान लो कोई व्यक्ति है जो सारी कंडीशन को फॉलो कर रहा है एक्सेप्ट दिस, मतलब कोई भी एक कंडीशन को छोड़कर, तो उसके रेफरेंस में कुछ हमें ऑप्शनल दे दिया जाता है, कुछ अलग ऑप्शन हमें दे दिए जाते हैं कि चलो मान लो उसके 10th में 60% नहीं है, बट इसकी जगह अगर उसने ये कर रखा है तब भी उसके सिलेक्शन होने की उम्मीद होती है। तो ये सब कंडीशंस पे हमें ध्यान देना होता है डिसीजन मेकिंग में। ठीक है, डिसीजन मेकिंग में कुछ नहीं करना है, बस यही इंफॉर्मेशन हमें पढ़नी है कि कंपनी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, उसके अकॉर्डिंग फिर हमें एक इंसान का बायोडाटा दिया जाएगा, उसके बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी, फिर हमें बताना होगा कि वो इंसान उस कंपनी में चयनित होगा कि नहीं होगा। तो इन क्वेश्चंस को बनाने के लिए थोड़ा सा ना पेशेंस हमें रखना पड़ेगा, क्योंकि ये बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं। देखो जैसे कि मान लो, है ना, ये क्वेश्चन है डिसीजन मेकिंग का। यहां पर क्या है, नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में एक उम्मीदवार का विवरण दिया गया है, मतलब हर प्रश्न में एक उम्मीदवार का विवरण है। आपको दी गई जानकारी और ऊपर दी गई शर्तों, ऊपर दी गई शर्तों और उप शर्तों, है ना, हमें शर्त और उप शर्त दोनों पढ़नी है, उसके आधार पर कार्यवाही करनी है, और अपने जवाब के रूप में कार्यवाही के उस संख्या को चिन्हित करना होगा। आपको प्रत्येक प्रश्न में दी गई जानकारी के अलावा कुछ भी मानना नहीं है। ये सभी मामले आपको 1 जनवरी 2010 तक के दिए गए।
चैप्टर है, क्यों नहीं है। ये सभी मामले आपको 1 जनवरी 2010 तक के दिए गए हैं। अब मान लो ये आपके सामने है कंडीशंस, ये पूरी कंडीशंस है, इन सारी कंडीशन को पढ़ो। ये 5 कंडीशन है। मैं इन 5 कंडीशन को पढ़ने का आपको मौका देता हूं, है ना। आपके पास 1 मिनट का समय है, क्योंकि एग्जाम में भी ये सारी कंडीशन आपको खुद ही पढ़नी पड़ेंगी। तो एक बार आप इन कंडीशंस को पेशेंस के साथ पढ़कर देखो कि एग्जैक्टली लिखा क्या है, क्या पूछना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, है ना। एक बार आप पढ़ के देखो इन कंडीशंस को। सब है बेटा, बेसिक से सब कुछ है पजल में, क्यों नहीं है। आप शुरू की देखो, आपको बिल्कुल बेसिक से दिखाई देगा, क्यों नहीं दिखाई देगा। चलो, आप लोग बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से समझने की कोशिश करना, है ना, कि यहां पे क्या कंडीशन है। फॉलोइंग आर द कंडीशंस फॉर द सेलेक्टिंग मैनेजमेंट ट्रेनी इन एन ऑर्गेनाइजेशन। भैया एक ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट ट्रेनी के लिए, इतनी सारी कंडीशंस दे रखी हैं। किसी ऑर्गेनाइजेशन में क्या बना रहे हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन में ना मैनेजमेंट ट्रेनी बना रहे हैं। हाँ हाँ भैया, यूपी पुलिस कांस्टेबल में आ चुका है अभी, तो बाकी एग्जाम्स में भी आ सकता है, डिसीजन मेकिंग क्यों नहीं आ सकता। मैनेजमेंट ट्रेनी के लिए कुछ कंडीशंस हमें दी गई है। अब ये कंडीशन हमें पढ़नी है कि ये जो कंडीशंस हैं, है ना, क्या क्या कंडीशंस हैं, कौन कौन सी शर्तें हैं मैनेजमेंट ट्रेनी बनाने के लिए। देखो, पहली शर्त क्या है, बी आ ग्रेजुएट विद एटलीस्ट 60% मार्क्स। भैया ग्रेजुएशन में कम से कम 60% मार्क्स होने चाहिए। पहली कंडीशन क्या है कि ग्रेजुएशन में कम से कम 60% मार्क्स होने चाहिए। पहली कंडीशन कि अगर आपको मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए अप्लाई करना है तो कम से कम 60% मार्क्स हो। दूसरी कंडीशन क्या है, बी नॉट लेस देन 21 ईयर्स एंड नॉट मोर देन 28 ईयर्स। 1 जनवरी 2010 को उसकी जो एज है बेटा, वो 21 और 28 साल के बीच में होनी चाहिए। एज 21 और 28 साल के बीच में होनी चाहिए। तीसरी कंडीशन क्या है, बी रेडी टू पे ₹50,000 एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट। 50,000 रुपए के लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट उसको करनी पड़ेगी। चौथी कंडीशन क्या है, हैव सिक्योर्ड एटलीस्ट 40% मार्क्स इन द सिलेक्शन एग्जामिनेशन। मैंने कहा ना, रिटन एग्जाम में उसके कितने मार्क्स होने चाहिए, रिटन एग्जाम में उसके कम से कम 40% मार्क्स होने चाहिए। पांचवी कंडीशन क्या है, पांचवी कंडीशन है हैव सिक्योर्ड एटलीस्ट 50% मार्क्स इन पर्सनल इंटरव्यू पीआई में उसके कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए। समझ रहे हो। तो अगर किसी बच्चे को मैनेजमेंट ट्रेनी बनना है तो उस बच्चे की ये 5 कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। ग्रेजुएशन, एज, 50,000 का बॉन्ड, रिटन एग्जाम और पर्सनल इंटरव्यू। ठीक है जी। अब यहां पे कुछ ना उपशर्त दी गई है, यहां पे कुछ सब कंडीशन दी गई है।
ऐसे उम्मीदवार के मामले जिसने उपरोक्त सभी शर्तों को पूरा किया है, सिवाय 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 किसी एक शर्त के। ऐसे उम्मीदवार के मामले जिसने उपरोक्त सभी शर्तों को पूरा किया है सिवाय किसी एक शर्त के। किस शर्त के? पहली शर्त के। मतलब एक ऐसा व्यक्ति है जिसने, है ना, पांच में से, है ना, पहली शर्त को छोड़कर बाकी की चारों शर्तों को पूरा कर दिया, लेकिन उस बच्चे के ग्रेजुएशन में 60% मार्क्स नहीं है, तो उसको एक ऑप्शन दिया जा रहा है। उसके पास क्या ऑप्शन है? बट हैज सिक्योर्ड एटलीस्ट 65% मार्क्स इन द पोस्ट ग्रेजुएशन। इसकी बजाय भैया, अगर मान लो ग्रेजुएशन में 60% मार्क्स नहीं है, तो इसकी बजाय उसके पोस्ट ग्रेजुएशन में अगर 65% मार्क्स हैं, अगर पोस्ट ग्रेजुएशन में 65% मार्क्स है, द केस इज टू बी रेफर्ड टू जीएम। तो इसका जो केस है ना, वो जीएम को पर्सनली रेफर कर दिया जाएगा। तो उसका सिलेक्शन नहीं होगा, उसका केस जीएम को रेफर कर दिया जाएगा। मतलब एक ऐसा व्यक्ति है जिसने आखिरी की चारों कंडीशन को फॉलो किया पहली को छोड़कर, बट उसकी जगह उसके पोस्ट ग्रेजुएशन में 65% मार्क्स है, तो उससे सीधा मना नहीं करी जाएगी कि तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो रहा, उसको ना जीएम के पास भेज देंगे हम। चलिए, और क्या है सब कंडीशन? एक सब कंडीशन लगी है तीसरी पे। तीसरी पे भी सब, देखो पहली पे सब कंडीशन है, तीसरी पे भी है कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो सारी कंडीशन फॉलो कर रहा लेकिन वो 50,000 सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं कर पा रहा, तो इसकी जगह क्या हो? बट इज रेडी टू साइन अ बॉन्ड फॉर 1 ईयर। लेकिन इसकी जगह उसको फिर एक बॉन्ड साइन करना पड़ेगा 1 साल का। उसको बॉन्ड साइन करना पड़ेगा 1 साल का। द केस इज टू बी रेफर्ड टू ईडी। तो उसका सिलेक्शन नहीं होगा, मतलब उससे ये नहीं बोलेंगे तुम्हारा सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ, बट उस बच्चे का जो केस है वो ईडी को ट्रांसफर हो जाएगा। वो डिसाइड करेगा बाद में, वो डिसाइड करेगा। जीएम को तुम जनरल मैनेजर कह लो, है ना, उससे कोई मतलब नहीं। एक जीएम वर्ड यूज कर दिया, कंपनी में एक पोस्ट है जीएम और ईडी की, तो उस बच्चे को जीएम के पास भेज रहे हैं, उस बच्चे को ईडी के पास भेज रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं, है ना, मैनेजमेंट ट्रेनी बनने की जो कंडीशंस है, मैनेजमेंट ट्रेनी बनने की जो शर्तें हैं, वो आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होंगी। तो अगर कोई कैंडिडेट मैनेजमेंट ट्रेनी बनना चाहता है तो उसको ये पांचों कंडीशन को फॉलो करना पड़ेगा। कोई व्यक्ति ऐसा है जो पहली को छोड़कर आखिरी की चार फॉलो कर रहा है, बट पहली की जगह उसके पोस्ट ग्रेजुएशन में 65% मार्क्स है, तो वो बच्चा जीएम के पास जाएगा। कोई एक ऐसा कैंडिडेट है जो सारी कंडीशन फॉलो कर रहा है लेकिन 50,000 रुपए नहीं दे पा रहा, उसकी जगह अगर वो 1 साल का बॉन्ड साइन करने के लिए तैयार है, तो वो बच्चा ईडी के पास भेज दिया जाएगा। तो अब मैं आपको कैंडिडेट की इंफॉर्मेशन दूंगा, आप उस कैंडिडेट की इंफॉर्मेशन को पढ़कर बताना। बेटा आप ये सारे पॉइंट्स लिख लो, ये वाले पॉइंट्स लिख लो शॉर्ट फॉर्म में, है ना, इन पॉइंट्सों को लिख लो। क्योंकि जब बच्चे की इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी तो वो इंफॉर्मेशन आपको यहां से क्या करानी होगी? मैच करानी पड़ेगी, तभी तो आप आंसर दे पाओगे। ठीक है। और बेटा ये हमारे ऑप्शंस हैं। चलो, सोहन अवस्थी, आपको सोहन अवस्थी के बारे में क्या कहना है? सोहन अवस्थी हमें मिठाई खिलाएंगे, या सोहन अवस्थी को हमें बोलना पड़ेगा सॉरी, या फिर सोहन अवस्थी को हम भेजेंगे जीएम के पास, या फिर सोहन अवस्थी को भेजेंगे हम ईडी के पास, या फिर सोहन अवस्थी के आंकड़े ही अपर्याप्त हैं? चलो, ये 5 विकल्प बनेंगे। अब बताओ क्या करना है सोहन अवस्थी के साथ, जल्दी से बताओ, इसको आराम से पढ़ो। हाँ, डिसीजन मेकिंग में इतने बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं आते हैं, दिक्कत तो यही है। लेकिन क्वेश्चन बहुत आसान होता है, बस थोड़ा सा पेशेंस चाहिए हमें। जी, बहुत जल्दी आंसर दे दिया आप लोगों ने तो। चलो, 5 कंडीशन है, देखते हैं पांचों में से कितनी कंडीशन फॉलो कर पा रहा बच्चा।
सोहन अवस्थी का जन्म 1987 को हुआ। 1987 का मतलब है कि उसकी जो उम्र है 2010 को, वो कितने साल की हो गई? 2010, 13 और 10 23, यानी कि वो जो एज है ना, एज एज बच्चे की दूसरी कंडीशन फॉलो हो गई, क्योंकि जो उम्र है वो 21 और 28 के बीच में होनी चाहिए। बहुत बढ़िया। उन्होंने चयन परीक्षा और व्यक्तिगत साक्षरता में दोनों में 55% अंक प्राप्त किए, यानी कि पर्सनल इंटरव्यू, सॉरी, रिटन एग्जाम और पर्सनल इंटरव्यू, रिटन एग्जाम और पर्सनल इंटरव्यू, ये दोनों कंडीशन की उसकी फॉलो हो गई। वह 50,000 रुपए की जमानत राशि का भुगतान कर सकता है। बेटा 50,000 रुपए भी दे सकता है। तीसरी कंडीशन भी फॉलो हो गई, तीसरी कंडीशन भी फॉलो हो गई। उसने पोस्ट ग्रेजुएशन, ही हैज सीक्योर 68% मार्क्स इन पोस्ट ग्रेजुएशन एंड 59% मार्क्स इन ग्रेजुएशन। अच्छा ये बताओ, ग्रेजुएशन में कितने परसेंट मार्क्स चाहिए? 60। ग्रेजुएशन में 60% मार्क्स चाहिए, लेकिन उसके 59% मार्क्स है। ग्रेजुएशन में 60% मार्क्स चाहिए, लेकिन उसके कितने बच्चे के? 59%, यानी कि बच्चा पहली कंडीशन फॉलो नहीं कर पा रहा। बट इसके एवज में उसके पोस्ट ग्रेजुएशन में 65 होने चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन में 68 है। तो इसकी जो सब कंडीशन है बच्चा उसको फॉलो कर पा रहा है। तो एक ऐसा कैंडिडेट जो पहली कंडीशन को छोड़कर बाकी की 4 कंडीशन फॉलो कर रहा है और पहली कंडीशन की सब कंडीशन फॉलो हो रही है, कि उसके ग्रेजुएशन में 60% नहीं है लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन में 65 से ऊपर है, तो बच्चे का जो केस है वो कहां भेज दिया जाएगा? उसको हम मना नहीं कर सकते कि उम्मीदवार इज नॉट सेलेक्टेड, है ना, ये ऑप्शन चूज नहीं कर सकते। हम ये भी नहीं कह सकते कि कैंडिडेट सेलेक्ट हुआ है। इस बच्चे का जो केस है वो कहां भेज दिया जाएगा? इफ द केस इज टू बी रेफर्ड टू जीएम पर्सनल, इस बच्चे का जो केस है वो जीएम को भेज दिया जाएगा। गॉट इट? हाँ जी। अब बताओ बेटा, अनुज के बारे में आपका क्या कहना है? क्या अनुज हमें मिठाई खिला पाएंगे? देखो सोहन का तो जीएम ही डिसाइड करेंगे, है ना। अब अनुज के बारे में आप डिसीजन लो। कंप्लीट, बहुत बढ़िया। भैया 5 कंडीशन है मैनेजमेंट ट्रेनी बनने के लिए। चलिए साहब, अनुज सोरन वाज बोर्न इन 25 मार्च 1984, 1984, यानी कि 2010 को जो उसकी उम्र होगी 84 और 6 90, है ना। तो 6 साल तो ये आ गए, और 90 से 100, 100 से 10, 20 और 6 26 साल। तो व्यक्ति 2010 को 26 साल का होगा और उम्र होनी चाहिए 21 और 28 के बीच में। तो एज वाली जो कंडीशन है वो फॉलो हो रही है। ही हैज सिक्योर्ड 58% मार्क्स इन ग्रेजुएशन, पहली कंडीशन फॉलो नहीं हो रही, एंड 63% मार्क्स इन पोस्ट ग्रेजुएशन, यानी कि बेटा पहली कंडीशन भी फॉलो नहीं हो रही और उसकी सब कंडीशन भी फॉलो नहीं हो रही, है ना। उस बच्चे की जो एज है वो तो फॉलो हो गई, लेकिन जो ग्रेजुएशन में चाहिए कम से कम 60%, लेकिन उसके ग्रेजुएशन में 58। इसकी जगह अगर पोस्ट ग्रेजुएशन में भी इसके हो जाते ना 65, तो भी काम चल जाता, लेकिन इसके पोस्ट, बेटा 2010 से एज कैलकुलेट कर लो ना, 2010 से एज कैलकुलेट कर लो, 2010 माइनस 1984, तो कितने साल आ गए? ये 26 साल आ गए ना। हमें एग्जैक्ट 2010 मतलब एग्जैक्ट एज की जरूरत नहीं है, डेट और टाइम के अकॉर्डिंग, मतलब डेट के अकॉर्डिंग हम लमसम एज निकाल सकते हैं। हालांकि 1 जनवरी 2010 से हमें एज कैलकुलेट करनी है, तो हमें 1 जनवरी से नहीं, तुम ईयर से ईयर कैलकुलेट कर लो बस, उससे भी आइडिया लग जाएगा। ठीक है, तो भैया ये तो फॉलो ही नहीं कर रहा। इफ द कैंडिडेट इज नॉट टू बी सिलेक्टेड, तो अच्छा जरूरी नहीं है डिसीजन मेकिंग में हमें पूरा क्वेश्चन पढ़ना पड़े। अब देखो ये क्वेश्चन हमने सिर्फ इतना पढ़ा, है ना, आधा पढ़ा और यहीं से क्वेश्चन सॉल्व हो गया कि इस बच्चे का तो सिलेक्शन होना ही नहीं है, इस बच्चे का तो सिलेक्शन होना ही नहीं है। सॉरी अनुज, है,
हमें माफ कर दो। चलो सीमा के बारे में आपका क्या कहना है, क्या सीमा मिठाई खिला पाएंगी कि नहीं? बताओ, सीमा खिला देंगी मिठाई या सीमा भी चलती नहीं? क्वेश्चन शुरू हुआ था ना तो स्टार्टिंग में लिखा हुआ था कि 2010 से ही हमें एज कैलकुलेट करनी है। बेटा अभी सीजीएल प्री और मेंस में डिसीजन मेकिंग का क्वेश्चन नहीं पूछा गया, लेकिन जो अभी लेटेस्ट एग्जाम हुआ था यूपी पुलिस कांस्टेबल, उसमें 5 क्वेश्चन थे, है ना, 10 क्वेश्चन थे यूपी पुलिस कांस्टेबल में। तो हो सकता है आने वाले टाइम में एसएससी सीजीएल में भी डिसीजन मेकिंग के, है ना, 2 4 5 क्वेश्चन डाल दे। तो फिर शॉक्ड मत होना, सरप्राइज्ड मत होना अगर आ जाए क्वेश्चन तो। सीमा सीमा विश्वास वाज बोर्न ऑन 15 मई 1985। तो 2010 से ये हो गई 25 साल, यानी कि जो एज है वो तो क्वालिफाई हो गया, एज फैक्टर तो। 65% मार्क्स इन ग्रेजुएशन, पहली कंडीशन भी फॉलो हो गई। 70% मार्क्स इन पोस्ट ग्रेजुएशन, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, अब इससे हमें कोई लेना देना नहीं है क्योंकि उसकी ग्रेजुएशन में ही 65% मार्क्स यानी कि 60% से ऊपर है। शी इज रेडी टू पे 50,000, यानी कि थर्ड कंडीशन भी फॉलो हो गई। शी हैज ऑल्सो सिक्योर्ड 45% मार्क्स इन सिलेक्शन एग्जामिनेशन, सिलेक्शन एग्जामिनेशन में उसके 45% मार्क्स हैं, है ना, बहुत बढ़िया। लेकिन पर्सनल इंटरव्यू का क्या है, पर्सनल इंटरव्यू में कितने परसेंट मार्क्स है ये तो बताया ही नहीं। पर्सनल इंटरव्यू में कितने परसेंट मार्क्स है ये तो हमें बताया ही नहीं। और जब पर्सनल इंटरव्यू की जानकारी नहीं दी गई है तो फिर इफ द डेटा प्रोवाइडेड आर नॉट एडिक्वेट टू टेक अ डिसीजन, यदि दिया गया डेटा निर्णय लेने के लिए पर्याप्त नहीं है। आप फ्यू फ्यू सब सम को रिप्रेजेंट करता है, ओनली अलग है, ओनली या फ्यू अलग है, फ्यू अलग, फ्यू तो सम होता है सम, आप फ्यू फ्यू सम को रिप्रेजेंट करता है सिलॉक्स में, ठीक है। इसका मतलब ये है कि, है ना, डेटा अपर्याप्त है डिसीजन लेने के लिए क्योंकि हमें पर्सनल इंटरव्यू की जानकारी नहीं है। चलिए अभिनव के बारे में आपका क्या कहना है? अभिनव, बताओ अभिनव के बारे में आपका क्या कहना है, कौन सा बेस्ट ऑप्शन चूज करोगे अभिनव के लिए? यूट्यूब पे टॉपिक वाइज प्रैक्टिस बेटा बंद थोड़ी की है, वो तो कल तो आपकी भी छुट्टी थी तो उसकी भी छुट्टी कर दी थी हमने तबीयत की वजह से। चलिए अभिनव के बारे में आपका क्या कहना है, क्या अभिनव को मैनेजमेंट ट्रेनी बनना होगा? अभिनव घोषाल है सिक्योर्ड 52% मार्क्स इन द पर्सनल इंटरव्यू, पर्सनल इंटरव्यू में भैया 50 से ऊपर होने चाहिए। क्यों, पर्सनल इंटरव्यू में 50 ही थे ना? हाँ 50 ही थे, तो उसके 52 है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना। पर्सनल इंटरव्यू में 52 है, बहुत बढ़िया। 40% मार्क्स इन द सिलेक्शन एग्जामिनेशन, यानी कि चौथी कंडीशन भी फॉलो हो गई। ही कैन पे 25,000 एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट, तीसरी कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा, लेकिन इसके एवज में अगर वो 1 साल का बॉन्ड दे रहा है तो सही है। अल्टरनेटिवली ही कैन साइन अ बॉन्ड फॉर 1 ईयर, यानी कि इसकी सब कंडीशन फॉलो हो गई। ही वॉज बोर्न ऑन 1984, यानी कि एज भी कैलकुलेट हो गई। ही हैज सिक्योर्ड 60% मार्क्स इन ग्रेजुएशन, पहली कंडीशन भी फॉलो हो गई, 60% से ज्यादा है ना। तो इसकी एक सब कंडीशन फॉलो हो रही है, कौन सी वाली बेटा? जीएम वाली तो ये थी, ईडी वाली ये है। तो मामला कहां भेजा जाएगा? मामला ईडी को भेजा जाएगा, ईडी को भेजा जाएगा।
इफ द केस इज टू बी रेफर टू ईडी पर्सनल, है ना, इफ द केस इज रेफर टू ईबी ईडी पर्सनल, समझ गए? हाँ जी। हाँ हाँ, बुक वाले फ्यू वाले बेटा जब यूट्यूब चैनल पे स्लॉक्स की प्रैक्टिस होगी ना, किताब की एक्सरसाइज, तब कर लेना वहां से क्वेश्चन। बनाओ बेटा। नमिता के बारे में क्या कहना है? अभी तक किसी भी बच्चे ने मिठाई नहीं खिलाई है, अभी तक किसी भी बच्चे ने मिठाई नहीं खिलाई है, किसी भी बच्चे ने। पहले सोहन थे, ये तो जीएम के पास भेज दिए। दूसरा अनुज थे, इनका तो बेचारे का सिलेक्शन ही नहीं हुआ। तीसरी सीमा थी, इनके तो डेटा ही पर्याप्त नहीं था। चौथी कौन थी? चौथा था अभिनव, है ना, अभिनव को ईडी के पास भेज दिया। अब नमिता, नमिता तुम तो लड्डू खिला दो भाई। बताओ नमिता के बारे में क्या कहना है आपका? क्या कहना है नमिता के बारे में? अबे तुमने बड़ी जल्दी आंसर दे दिया भाई, इतना तेज कैसे पढ़ सकते हो क्वेश्चन, है ना। 62% मार्क्स इन ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन में तो ग्रेजुएशन वाली कंडीशन फॉलो है। 52% मार्क्स इन पर्सनल इंटरव्यू, पर्सनल इंटरव्यू वाली कंडीशन फॉलो है। 1983 एज कैलकुलेट कर ली, सी इज रेडी टू पे 50,000 यानी कि तीसरी कंडीशन फॉलो है ना। 46% मार्क्स है सिलेक्शन एग्जामिनेशन में, चौथी कंडीशन फॉलो है। इफ द कैंडिडेट इज टू बी सिलेक्टेड, इफ द कैंडिडेट इज टू बी सिलेक्टेड, जी हाँ। तो नमिता कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका सिलेक्शन हो गया, मिठाई मिल गई। नमिता ने हमें मिठाई खिलाई है, गुड, है ना, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अब ये डिफरेंट क्वेश्चन है, यहां पे अलग कंडीशन दी गई है। अब आप इन कंडीशंस को खुद से पढ़ो। देखो उस क्वेश्चन की जो कंडीशंस थी मैंने आपको समझाई, है ना, मैंने आपको समझाई कंडीशंस। अब इस क्वेश्चन की जो कंडीशन है ना, वो आप खुद से पढ़ो, आप इन कंडीशंस को खुद से समझो, इन कंडीशंस को खुद से समझो। और फिर अगले पेज पे सब कंडीशंस दी गई हैं, तो फिर नेक्स्ट पेज पे उन सब कंडीशंस को भी खुद से समझना। जल्दी से समझो बेटा इन कंडीशंस को, जल्दी से फटाफट से समझो इन कंडीशंस को, फिर नेक्स्ट पेज पे सब कंडीशंस भी समझाएंगे हम। पढ़ो बेटा इन सारी कंडीशंस को। हाँ जी, पढ़ो ये सारी कंडीशंस। पढ़ ली बेटा पांचों कंडीशंस? ये पांचों कंडीशंस क्या है? हाँ, पढ़ ली पांचों कंडीशंस। चलो अब आप बोर्ड पे ध्यान से देखना, यहां पे 5 कंडीशंस दे रखी है, और वो कौन कौन सी 5 कंडीशन है? पहली कंडीशन है बी एटलीस्ट 30 ईयर्स ओल्ड एज ऑन 2009। भैया पहली कंडीशन एज है, कम से कम 30 साल का होना चाहिए, 30 साल से छोटा नहीं होना चाहिए। 2009, 2009 को जो उसकी एज होनी चाहिए कम से कम 30, कम से कम 30 का मतलब समझ रहे हो, 30 से छोटा ना हो, 30 से बड़ा चल जाएगा। पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन हैव सिक्योर्ड एटलीस्ट 55% मार्क्स इन ग्रेजुएशन। दूसरी कंडीशन है कि भैया ग्रेजुएशन में कितने परसेंट मार्क्स चाहिए? 55% मार्क्स चाहिए, कम से कम 55% मार्क्स ग्रेजुएशन में। तीसरी कंडीशन है हैव सिक्योर्ड एटलीस्ट 60% मार्क्स इन पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री या फिर डिप्लोमा इन मार्केटिंग, पीजी या फिर डिप्लोमा इन मार्केटिंग
डिप्लोमा इन मार्केटिंग में कम से कम 60% मार्क्स चाहिए। पीजी या फिर डिप्लोमा इन मार्केटिंग में कम से कम 60% मार्क्स चाहिए। है पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस ऑफ एटलीस्ट 5 years इन द मार्केटिंग डिवीजन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। भैया मार्केटिंग डिवीजन में एक्सपीरियंस होना चाहिए कम से कम 5 साल का, कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अच्छा जी। हैव सीक्योर्ड एटलीस्ट 45% मार्क्स इन द सिलेक्शन प्रोसेस। जो उसका रिटन एग्जाम होगा, रिटन एग्जाम में कम से कम 45% मार्क्स उसके आने चाहिए, कम से कम 45% मार्क्स आने चाहिए। इन द केस ऑफ कैंडिडेट हु सेटिस्फाई ऑल अदर कंडीशन एक्सेप्ट, मतलब कोई एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें सारी कंडीशन फॉलो हो रही है एक्सेप्ट एक्सेप्ट फोर्थ, एक्सेप्ट फोर्थ, चौथी कंडीशन को छोड़कर। मतलब कोई एक ऐसा बच्चा है जिसकी उम्र भी है, ग्रेजुएशन भी है, पोस्ट ग्रेजुएशन भी है और रिटन एग्जाम भी है, लेकिन उसको एक्सपीरियंस नहीं है 5 साल का, तो इसकी जगह क्या होना चाहिए, बट हैज द पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस ऑफ एटलीस्ट 2 year एज ए डिप्टी मार्केटिंग मैनेजर। अगर उसका मार्केटिंग मैनेजर में नहीं है तो इसके एवज में क्या चल जाएगा, 2 साल का चल जाएगा डिप्टी मार्केटिंग मैनेजर। 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस भी काउंट हो जाएगा। अगर उसको 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस नहीं है मार्केटिंग डिवीजन में तो डिप्टी, है ना, तो डिप्टी मार्केटिंग मैनेजर में 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस चल जाएगा। तो लेकिन ये केस किसको भेजा जाएगा, जीएम को भेजा जाएगा। किसको ट्रांसफर होगा बेटा केस, हाँ जी। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, सारी कंडीशन फॉलो हो रही है। एक्सपीरियंस 5 साल की जगह डिप्टी मैनेजर मार्केटिंग में 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो वो जो केस है वो जीएम को रेफर हो जाएगा। अच्छा, दूसरी कंडीशन की भी सब कंडीशन दे रखी है। अगर बच्चे के ग्रेजुएशन में 55% मार्क्स नहीं है, अगर ग्रेजुएशन में 55% मार्क्स नहीं है लेकिन उसकी जगह है सिक्योर एटलीस्ट 65% मार्क्स इन पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन डिप्लोमा, मतलब इसकी जगह अगर उसके पोस्ट ग्रेजुएशन में 65% मार्क्स हैं, है ना, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री या फिर डिप्लोमा, डिप्लोमा में कितने चाहिए, डिप्लोमा में कितने चाहिए, 65% मार्क्स चाहिए। तो इन मार्केटिंग मैनेजमेंट द केस इज टू बी रेफर टू वाइस प्रेसिडेंट। तो ये जो केस है वो वाइस प्रेसिडेंट को रेफर कर दिया जाएगा। तो ये केस किसको रेफर कर दिया जाएगा, वाइस प्रेसिडेंट को रेफर कर दिया जाएगा, है ना। चलिए साहब, अब आपके सामने क्वेश्चन है, आपको बताना है ये किस चीज के लिए दिया गया है ना, ये डेटा दिया गया है किस चीज के लिए। In each question below are the given detail of one candidate. You have to take one of the following course of action based on the information provided and the conditions and subconditions given above, and the mark your answer accordingly. You are not to assume anything other than the information provided in each question. All these cases given to you as on, है ना, 1 March 2009। ठीक है जी। ओके, अब आप बताओ कि कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। ये जानकारी नवीन के बारे में है, नवीन मराठे, ये जानकारी नवीन मराठे के बारे में है। आप चेक करके बताओ क्या नवीन मराठे की पांचों कंडीशन फॉलो हो रही हैं। वो 5 कंडीशन कौन सी है, मैं दोबारा से ये देख लो बेटा, शॉर्ट फॉर्म में लिख लो इन 5 कंडीशन को, इन 5 कंडीशन को शॉर्ट फॉर्म में लिख लो, है ना। एज, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, एक्सपीरियंस और रिटन एग्जाम। ठीक है, हाँ जी। और बताओ नवीन मराठे के बारे में आपका क्या कहना है, पढ़कर बताओ नवीन मराठे के बारे में आपका क्या कहना है, जल्दी से बताओ फटाफट से, क्या कहना है नवीन मराठे के बारे में।
नवीन मराठे का जन्म 8 अप्रैल 1975, यानी कि 2009 को उसकी उम्र है 25 और 9 34, यानी कि 30 साल प्लस होना चाहिए। तो बेटा जो पहली कंडीशन है ना, एज, पहली कंडीशन थी ना रिलेटेड टू एज, ये कंडीशन फॉलो हो रही है। सबसे पहली कंडीशन थी रिलेटेड टू एज, ठीक है। अच्छा जी, नवीन मराठे, अच्छा ये ही हैज सिक्योर 60% मार्क्स इन बोथ ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन। तो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में बेटा 55-60 चाहिए, दोनों में 60 है, तो दूसरी तीसरी कंडीशन फॉलो हो रही है। ही हैज बीन वर्किंग फॉर द पास्ट 6 years इन द मार्केटिंग डिवीजन और एन ऑर्गेनाइजेशन। 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, इस बच्चे को तो 6 साल का एक्सपीरियंस है। बहुत बढ़िया। ही हैज सिक्योर्ड 50% मार्क्स इन द सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस में चाहिए 45%, इसके है 50%। तो भैया नवीन मराठे, कॉन्ग्रेचुलेशन इफ द कैंडिडेट इज टू बी सिलेक्टेड। भैया नवीन तो पहले ही, हाँ पहले ही बच्चे ने इस बार हमें मिठाई खिला दी, पहले ही बच्चे ने हमें मिठाई खिला दी। दिव्या के बारे में आपका क्या कहना है? हाँ जी, दिव्या के बारे में आपका क्या कहना है, जल्दी से बताओ। क्या दिव्या मिठाई खिला पाएंगी? हम्म, क्या दिव्या मिठाई खिला पाएंगी कि नहीं खिला पाएंगी, ये बताओ। क्या कहना है दिव्या के? हाँ जी, तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, दिव्या कोहली हैज बीन वर्किंग फॉर द पास्ट 5 years इन द मार्केटिंग डिवीजन ऑन एन ऑर्गेनाइजेशन। एक्सपीरियंस काउंट कर लिया हमने इनका। कंप्लीटिंग हर पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन मार्केटिंग with 65% marks, he has secured 50%, 55% marks in graduation। ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों में परसेंटेज मार्क्स भी कंप्लीट हो गए, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस 50% मार्क्स इन द सिलेक्शन प्रोसेस, तो सिलेक्शन प्रोसेस के मार्क्स भी उसके फाइनल हो गए। और वो 79 में बॉर्न है। 79 बॉर्न का मतलब क्या है? 79 बॉर्न का मतलब क्या है कि 21 और 9 30। अब देखो, शी वॉज बोर्न इन 2 अप्रैल 1979, इसकी एज में थोड़ी सी गड़बड़ है। तो एक्चुअल में एज हमें काउंट करनी पड़ेगी, एज काउंट करनी पड़ेगी हमें 1 मार्च से, 1 मार्च 2009, 1 मार्च 2009, 2 अप्रैल 1979। तो बेटा एक में से दो तो माइनस होगा नहीं, तो इधर से मार्च चला गया, 31 और एक 32, 32 माइनस का 2 30, तो 30 दिन, 30 दिन भैया, 31 माइनस का 2 29, सॉरी 31, सॉरी हाँ 31 और एक 32, 32 माइनस का 2 30 दिन, 30 दिन। और यहाँ दो बचे, दो में से चार माइनस नहीं होगा, तो बेटा 12 महीने इधर आ गए, 12 और 2 14, 14 माइनस का 4 10, 30 दिन 10 महीने। और 2008 में से 2008 में से 1989 घटा दो, 18 माइनस का 9 9, है ना, 9 माइनस 29 साल। तो भैया दिव्या जो है ना, 29 साल और लगभग 11 महीने की है। 29 साल 11 महीने की है, ये 1 महीने से रह गई, 1 महीने से रह गई इनकी एज। भैया एज जो है वो क्राइटेरिया फॉलो नहीं हो रहा। कम से कम 30 साल की उम्र होनी चाहिए, कम से कम 30 साल, इफ द कैंडिडेट इज नॉट टू बी सिलेक्टेड। इनकी जो एज है वो लगभग 29 साल 11 महीने की है। 30 साल की उम्र अभी तक नहीं हो पाई है, जबकि कम से कम 2009 को 30 साल की हो जानी चाहिए थी, है ना। 1 महीने से रह गई वो दिव्या। चलिए, सुरेश के बारे में आपका क्या कहना है? सुरेश, पहला, दूसरा, तीसरी, चौथी, पांचवी, ये 5 कंडीशन है। बताओ सुरेश के बारे में आपका क्या कहना है? सुरेश मेहता है सिक्योर्ड 58% मार्क्स इन ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन में 58% मार्क्स है, पहली कंडीशन फॉलो हो गई। ही वाज बोर्न इन 1975, सॉरी ग्रेजुएशन वाली दूसरी कंडीशन थी,
एज 75, 25 और 34, हाँ 30 साल से प्लस है, पहली कंडीशन फॉलो हो गई। ही हैज सीक्योर्ड 50% मार्क्स इन द सिलेक्शन प्रोसेस, पांचवी कंडीशन फॉलो हो गई। ही हैज बीन वर्किंग फॉर द पास्ट 7 years इन द मार्केटिंग डिवीजन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, एक्सपीरियंस काउंट हो गया। कंप्लीटिंग हिज पोस्ट ग्रेजुएशन विद 62%, पोस्ट ग्रेजुएशन में 60 होने चाहिए, ये भी कंप्लीट हो गया। तो भैया सुरेश, इस बार तो ज्यादा बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं। इफ द कैंडिडेट इज टू बी सिलेक्टेड, तो सुरेश जो मेहता जी हैं ये हमें मिठाई जरूर खिलाएंगे। सुरेश मेहता दी, वरुण मल्होत्रा का क्या करना है? वरुण मल्होत्रा का क्या करना है ये बताओ। वरुण मल्होत्रा का क्या करना है जल्दी से बताओ। वरुण मल्होत्रा का क्या करना है? वरुण मल्होत्रा वॉज बोर्न ऑन 1976, तो बेटा 24 और 9, हाँ एज क्वालिफाई हो गई। ही हैज बीन वर्किंग एज अ डिप्टी मार्केटिंग मैनेजर इन एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर द पास्ट 3 year। इसकी कंडीशन नहीं, बट इसकी सब कंडीशन फॉलो है। एक्सपीरियंस जो है 5 साल का नहीं है, लेकिन डिप्टी मार्केटिंग मैनेजर में 3 साल का एक्सपीरियंस है, तो इसकी सब कंडीशन फॉलो हो गई, सब कंडीशन। ठीक है, पास्ट 3 years, कंप्लीटिंग हिज पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन मार्केटिंग डिवीजन। हाँ जी, तो मेरे दोस्त मेरे भाई, वरुण के साथ क्या सीन था? वरुण की एज क्वालिफाई हो गई, वरुण ने चौथी कंडीशन फॉलो नहीं है, बट उसकी सब कंडीशन फॉलो हो गई। पोस्ट ग्रेजुएशन मार्केटिंग 65% है, थर्ड कंडीशन फॉलो हो गई। 55% मार्क ग्रेजुएशन एंड सिलेक्शन प्रोसेस। तो बेटा जो चौथी सब कंडीशन थी वो केस किसको भेजा जाना था? चौथी सब कंडीशन वाला जो केस था वो जीएम को भेजना था, जीएम को। किसको भेजना था? जीएम को भेजना था। तो वरुण को, सॉरी किसको, सुरेश को कहां भेज देंगे हम? वरुण को, सॉरी वरुण को कहां भेज देंगे? द केस इज टू बी रेफर टू जीएम, द केस इज टू बी रेफर टू जीएम। अब बताओ भैया, गोपालन के साथ क्या करना है? गोपालन, सुधा के साथ क्या करना है? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, ये 5 कंडीशन है। बताओ क्या करना है सुधा के साथ? हाँ जी, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। सुधा हैज सिक्योर्ड 50% मार्क्स इन बोथ सिलेक्शन प्रोसेस एंड ग्रेजुएशन। भैया ग्रेजुएशन में मेरे ख्याल से 50 नहीं चाहिए, ग्रेजुएशन में 50 नहीं चाहिए, ग्रेजुएशन में ज्यादा चाहिए। ग्रेजुएशन में कितना चाहिए? 55 चाहिए।
बट उसके 50 है, बट इसके एवरेज में पीजी में 65% है, तो काम चल जाएगा। तो ग्रेजुएशन में वाली कंडीशन फॉलो नहीं हो रही, 50% मार्क्स रह गए 55 की जगह। सिलेक्शन प्रोसेस में है तो ये वाली कंडीशन फॉलो हो गई, पांचवी कंडीशन। एंड ग्रेजुएशन एंड सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेक्शन ग्रेजुएशन वाली नहीं हुई, सिलेक्शन प्रोसेस वाली कंडीशन फॉलो हो गई। शी हैज बीन वर्किंग फॉर द पास्ट 6 years इन द मार्केटिंग डिवीजन, एक्सपीरियंस काउंट हो गया, है ना, 6 साल का एक्सपीरियंस है। आफ्टर कंप्लीटिंग हर पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन मार्केटिंग 70%, भैया पीजी में 70% है, थर्ड कंडीशन फॉलो हो गई। और इसकी सब कंडीशन भी फॉलो हो गई, अगर ग्रेजुएशन में 55% नहीं है तो इसके एवज में पीजी में कम से कम 65% होने चाहिए, तो ये वाली इसकी सब कंडीशन फॉलो हो गई। और वो 1978 यानी कि 22 और 9, हाँ 31, तो भैया एज भी उसकी कंप्लीट है। तो क्या होगा, क्या होगा सुधा के साथ, इफ द कैंडिडेट इज टू बी सिलेक्टेड, नहीं, इफ द केस इज टू बी रेफर टू वाइस प्रेसिडेंट मार्केटिंग, ये वाइस प्रेसिडेंट को केस भेज दिया जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं ये जो डिसीजन मेकिंग है ये आपको समझ आया होगा। तो डिसीजन मेकिंग में होता क्या है, यही सिलेक्शन की 5 कंडीशन दी होंगी, सिलेक्शन की 5 कंडीशन दी होंगी जो आपको एग्जाम में पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, मैंने 5 दी है, हो सकता है एग्जाम में 3 कंडीशन आए, हो सकता है एग्जाम में 7 कंडीशन आए। एग्जाम में 5 की जगह 3 भी कंडीशन हो सकती है, एग्जाम में 5 की जगह 7 कंडीशन भी हो सकती है। समझ रहे हो, अभी यूपी पुलिस कांस्टेबल में एक क्वेश्चन आया था जिसमें 10 कंडीशन थी, हालांकि वो क्वेश्चन हमें करना ही नहीं था क्योंकि वो क्वेश्चन छोड़ने के लिए था, क्योंकि 10 कंडीशन वाला क्वेश्चन आप एग्जाम में नहीं सॉल्व कर सकते, क्योंकि आपके पास इतना समय नहीं है कि आप वो 10-10 कंडीशन पढ़ो। हाँ, 5 कंडीशन अगर है आपके एग्जाम में तो आप ये क्वेश्चन बना सकते हो, या 5 से कम कंडीशन है तो भी ये क्वेश्चन बना सकते हो। लेकिन अगर आपके एग्जाम में 5 से ज्यादा कंडीशन दे दी, 10 दे दी, 15 दे दी, जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल में आ गया 10 कंडीशन थी और फिर सब कंडीशन भी थी 5-6, तो वो क्वेश्चन पक्का छोड़ने के लिए ही था। समझ गए। चलिए, तो अगर एग्जाम में 5 कंडीशन दी गई है और मान लो 2 या 3 सब कंडीशन दी गई है, तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर देना। 5 से कम कंडीशन है, कुछ सब कंडीशन है तो भी सॉल्व कर देना। मान लो एग्जाम में 7 से ज्यादा कंडीशन है, 8, 9, 10, तो फिर क्वेश्चन पक्का छोड़ने के लिए, क्योंकि इतना पढ़कर बहुत मजा आ गया सर, लव यू। चलिए, लव यू भाई, पढ़कर बहुत ही मजा आया सच में। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, ये था डिसीजन मेकिंग, बहुत ही छोटा सा टॉपिक था, बहुत ही छोटा सा टॉपिक, आज ही शुरू हुआ आज ही खत्म हो गया। हाँ, नीट पेपर लीक हो गया, और लीक तो होना ही था क्योंकि 2024 इज नॉट अ लीप ईयर, दिस इज अ लीक ईयर। यहां पर 2024 में सारे पेपर लीक हो रहे हैं, तो दिस इज अ लीक ईयर, नॉट अ लीप ईयर, है ना। तो ये छोटा सा टॉपिक था, आज ही शुरू हो गया आज ही खत्म हो गया। लव यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर ग्रेट सेशन सर। चलिए, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अब फ्यू वाले क्वेश्चन की बुक से प्रैक्टिस, देखो मैं ये वाले क्वेश्चंस अपने यूट्यूब चैनल पे कराऊंगा, जब मैं श्लोक चैप्टर पर पहुंचूंगा तो सारे क्वेश्चन कराऊंगा। बेसिकली आप ये समझो, जो आप फ्यू है ना, वो बेसिकली सम को ही इक्विवेलेंट है। आप फ्यू लिखो या सम लिखो, बात एक ही है, दोनों का मीनिंग एक ही